तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है दोस्तों MCX यानी कि मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से भी रिसर्च और एनालिसिस कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं MCX से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। तो दोस्तों MCX की अगर हम बात करें तो ये कंपनी नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन काफ़ी ज़बरदस्त फोकस में रहने वाली है, क्योंकि लास्ट ट्रेडिंग सेशन इस कंपनी के अर्निंग्स हमें देखने को मिले थे। और अर्निंग्स की अगर हम बात करें तो काफ़ी ज़बरदस्त था, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। और मार्केट जो उम्मीद कर रही थी वो ज़बरदस्त का ही उम्मीद कर रही थी, और कंपनी ने एक्सपेक्टेशन से भी बेहतर नंबर दिखाए हैं, जिसमें कंपनी के जो प्रॉफिट हैं वो हमें 4 गुना होता हुआ दिखा है और रेवेन्यू ट्रिपल होता हुआ दिखा है। साथ में कंपनी ने डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट की है। तो चलिए सभी चीज़ों को डिटेल में समझ लेते हैं। तो MCX ने अपने प्रॉफिट को 291% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रो किया है। पिछले साल के क्वार्टर 4 में 135 करोड़ का प्रॉफिट था, इस बार 530 करोड़ का प्रॉफिट हो चुका है। और रेवेन्यू की बात करें तो 889 करोड़ का रेवेन्यू इसने रिपोर्ट किया है, जो कि पिछले साल से 205% से ग्रो की है। और कंपनी के जो रेवेन्यू पिछले साल के क्वार्टर 4 में थे वो 290 करोड़ थे। एस्टिमेट बाजार की थी 550 करोड़ के आसपास की, 850 करोड़ के आसपास की रेवेन्यू में। और प्रॉफिट में जितना रिपोर्ट किया है कंपनी ने 530 करोड़, एक्सपेक्टेशन भी उतना ही था। देखा जाए तो नंबर प्रॉफिट के मामले में इनलाइन है, अकॉर्डिंग टू एक्सपेक्टेशंस हैं, और रेवेन्यू के मामले में अच्छे हैं। अब देखते हैं कि इन सारी चीज़ों के बेसिस पे इस कंपनी को लेकर बाजार की रिएक्शंस क्या होती है, क्योंकि ऑलरेडी कंपनी काफ़ी अच्छे मोमेंटम्स की वजह से अपने 52 वीक हाई ऑल टाइम हाई के आसपास ही आपको देखने को मिल रही है। अब ऑल टाइम हाई पे कंपनी के अर्निंग्स भी हैं, तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि यहाँ से MCX का रिस्पॉन्स हमें नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन कैसा देखने को मिलता है। बाकी इस कंपनी के लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न को अगर हम चेकआउट करें तो वहाँ पर FIS की कन्विक्शंस काफ़ी स्ट्रांग हमें देखने को मिल रही है। पिछले क्वार्टर में भी उन्होंने अपने स्टेक्स इंक्रीज़ किए थे और इस क्वार्टर में भी उन्होंने अपने स्टेक्स इंक्रीज़ किया है। और DIS के स्टेक्स हमें इस बार गिरते हुए नजर आए हैं, बट जितना DIS का स्टेक गिरा है उससे ज़्यादा FIS ने स्टेक्स खरीदा है। और ये इसलिए हो पाया है क्योंकि पब्लिक के स्टेक्स भी हमें FIS के पास जाते हुए देखने को मिला है। तो FIS की कन्विक्शन इस कंपनी को लेकर सही रही है। तो आपको क्या लगता है इस कंपनी का नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन क्या व्यू हो सकता है, वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में। यहाँ पर कई सारी चीज़ें आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहती है। तो अगर आपने अभी तक चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो वेट मत करो, अब फटाफट जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि मार्केट खुलने से पहले मार्केट से रिलेटेड क्या ऐसी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, यानी कि प्री मार्केट न्यूज़, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर अपडेटेड देखने को मिल जाती है, जिसको आप चेकआउट कर ये आइडिया लगा सकते हैं कि मार्केट का बिहेवियर कैसा रह सकता है। और इसके अलावा दोस्तों मल्टीपल कंपनीज़ में रीसेंट टाइम में मार्केट वॉलेटिलिटी की वजह से काफ़ी भयंकर फॉल देखने को मिला है। तो उन सारी कंपनी के टेक्निकल्स को भी प्रॉपर एनालिसिस कर यहाँ पर अपडेट किया गया है, जिसको भी आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो बिल्कुल फ्री में। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है चैनल का, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को बिल्कुल आप फ्री में ज्वाइन कर लो। अब इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। अगली कंपनी का नाम है IDFC फर्स्ट बैंक लिमिटेड। हाल ही में IDFC फर्स्ट बैंक की जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी सही रही है, तब जब IDFC फर्स्ट बैंक लगातार आपको गिरती हुई नजर आ रही थी फ्रॉड की वजह से। कंपनी के चंडीगढ़ ब्रांच में 590 करोड़ का फ्रॉड हमें देखने को मिला था, और उस कारण कंपनी के एसेट क्वालिटीज़ में एक अच्छी इम्पैक्ट की भी न्यूज़ हमें सुनने को मिल रही थी। अब इन सारी चीज़ों के बाद कंपनी के जब अर्निंग्स हमें देखने को मिले क्वार्टर 4 के, वो एक्सपेक्टेशन से बेहतर दिखे, और उसके बाद लगातार कंपनी में एक वन साइडेड रिकवरी हमें देखने को मिल रही है। बट फिर भी कंपनी 52 वीक हाई से 18% आपको नीचे देखने को मिल रही है। अब IDFC बैंक 18% नीचे ज़रूर है, बट IDFC बैंक के लिए अगला फाइनेंशियल ईयर और भी ज़्यादा बेहतर हो सकता है पिछले फाइनेंशियल ईयर के मुकाबले। और ये सारी चीज़ें IDFC बैंक खुद से ही बता रही है। मैनेजमेंट ने बताया है 2027 का जो फाइनेंशियल ईयर है वो कंपनी के लिए ब्रेक थ्रू ईयर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव करती हुई नजर आ सकती है, क्रेडिट कॉस्ट नॉर्मलाइज हो सकते हैं, स्ट्रॉन्ग ग्रोथ कंपनी के साइड से दिख सकता है। इस वजह से 2026 में चैलेंजिंग पीरियड कंपनी के लिए ज़रूर था, बट 27 में एक ब्रेक थ्रू ईयर हमें देखने को मिल सकती है। और कंपनी ने कुछ गाइडेंस भी दिया है 2027 को लेकर, जिसमें प्रॉफिटेबिलिटी एंड रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन एसेट्स को लेकर चीज़ें मेंशन की गई हैं।
अगर हम रिटर्न ऑन एसेट्स की बात करें तो वो कंपनी 1% का टारगेट लेकर चल रही है और रिटर्न ऑन इक्विटी 2027 में 9.3% से हमें देखने को मिल सकता है। लोन ग्रोथ को लेकर कंपनी का टारगेट है कि 20% से ग्रोथ ये रिपोर्ट कर सकती है अपने लोन ग्रोथ में। और एडवांस जो है वो कंपनी का एक्सपेक्टेड है 3 लाख करोड़ के ऊपर चला जाएगा 2027 के फाइनेंशियल ईयर में, और इसका एक काफ़ी बड़ा हिस्सा रिटेल और एमएसएमई से हमें देखने को मिल सकती है। बाकी डिपॉजिट ग्रोथ को लेकर भी मैनेजमेंट की कमेंट्री में सही देखने को मिल रही है। एग्रेसिव डिपॉजिट ग्रोथ कमेंट्री उन्होंने किया है। 25% की ग्रोथ वो टारगेट करके चल रहे हैं 2027 के फाइनेंशियल ईयर में। और क्रेडिट कॉस्ट हमें इस बार कम होकर 1.8 से लेकर 2% तक जाती हुई नजर आ सकती है 2027 के फाइनेंशियल ईयर में। और नेट इंटरेस्ट मार्जिन 5.7% से लेकर 5.8% तक हमें देखने को मिल सकता है। तो ये सारी चीज़ों को आप नोट डाउन करो, क्योंकि यही सारी चीज़ें डिसाइड करेंगी कि आने वाले कल में IDFC फर्स्ट बैंक की परफॉर्मेंस हमें कैसा देखने को मिलेगा। और इस कंपनी में अगर FIs और DIs की व्यू देखोगे तो FIs ने तो अपने स्टेक्स पिछले क्वार्टर में एग्रेसिवली इंक्रीज़ किया था, बट इस क्वार्टर में उनके स्टेक्स थोड़े से कूल डाउन हुए हैं। और DIs के स्टेक्स अगर देखोगे तो पिछले क्वार्टर में वो घटे थे, बट इस क्वार्टर में थोड़े से इंक्रीज़ हुए हैं, बहुत थोड़े से। तो ये सारी चीज़ों को आप नोट कर सकते हो अगर आप IDFC फर्स्ट बैंक के इन्वेस्टर हो तो। बाकी नेक्स्ट बात करें दोस्तों तो नेक्स्ट कंपनी है टाटा पावर लिमिटेड। अब टाटा पावर से रिलेटेड कुछ बड़ी खबर हमें देखने को मिल रही है, जिसमें एक खबर ये है कि सिटी ग्रुप ने बेट लगाया है पावर यूटिलिटीज़ स्टॉक्स पे, जिसमें उन्होंने पिक किया है NTPC, टाटा पावर जैसी कंपनीज़ में, और इनके कैपेक्स अपसाइकिल से रिलेटेड भी चीज़ें उन्होंने हाईलाइट की हैं। बट इन सारी चीज़ों को लेकर तो हर दूसरे ब्रोकरेज हाउस की तरफ से हमें चीज़ें सुनने को मिलती ही हैं। बट टाटा पावर के पर्सनल न्यूज़ की अगर हम बात करें तो पर्सनल न्यूज़ ये है कि टाटा पावर जो है वह एक्सपैंड कर रही है भूटान में अपने प्रोजेक्ट को थोड़ा सा और आगे। और उन्होंने जो पार्टनरशिप किया था उस पार्टनरशिप में 404 मेगावाट का एडिशनल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ऐड किया है। अब ये कंपनी का टोटल नंबर जो है पाइपलाइन का वो 5000 मेगावाट के ऊपर निकल चुका है। तो ये सारी चीज़ें भी एक तरह से टाटा पावर के लिए अच्छी बन जाती है एक्सपेंशन से रिलेटेड अगर हम बात करें तो। बाकी टाटा पावर की बात करें तो पिछले 1 साल में ये काफ़ी स्ट्रगल की है अपने अर्निंग्स को ग्रो करने में। अब इसका एक काफ़ी बड़ा रीज़न कंपनी का मुंद्रा प्लांट भी था, जो कि एक लंबे टाइम से शट डाउन था, बट उसकी शुरुआत हो चुकी है। और मुंद्रा प्लांट टोटल रेवेन्यू का 17 से 18% कॉन्ट्रीब्यूट करता है। तो एक्सपेक्टेड है कि इस क्वार्टर में नहीं बट अगले क्वार्टर में तो कंपनी में एक अच्छी रिकवरी हमें देखने को मिल सकती है। बट इस क्वार्टर के जो अर्निंग्स हैं उसके डेट कंपनी ने फाइनलाइज कर दिए हैं, और वो डेट है 12 मई का। अब इस दिन कंपनी के अर्निंग्स हमें कैसे देखने को मिल सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें मार्केट के सामने आ चुका है। बाजार की एक्सपेक्टेशन इस बार जो अर्निंग्स को लेकर है वो ये है कि 16,000 करोड़ तक का रेवेन्यू कंपनी हमें शो कर सकती है, जिसमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर हम देखें तो डी ग्रोथ देखने को मिल सकता है, बट Q1Q बेसिस पे ग्रोथ हमें विटनेस करने को मिल सकती है। और अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो पिछले बार कंपनी ने 1300 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया था और पिछले क्वार्टर में 1194 करोड़ था। बट प्रॉफिट इस बार हमें दोनों पैरामीटर पर गिरता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि बाजार की एस्टिमेट है 817 करोड़ का नेट प्रॉफिट ये कंपनी शो कर सकती है। तो देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू एस्टिमेट ये कंपनी के अर्निंग्स हमें दिखते हैं या फिर एस्टिमेट से बेहतर दिखते हैं। और Q4 चाहे कंपनी के कैसे भी हो, एक्सपेक्टेड है कि Q1 हमें अच्छे देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि एल नीनो इफेक्ट की वजह से जो पावर की डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो इस वजह से जो पावर यूटिलिटी कंपनी है उनके अर्निंग्स Q1 में काफ़ी अच्छे आ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों पे आपको ध्यान रखना है अगर आप टाटा पावर या फिर किसी भी पावर यूटिलिटी कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो। बाकी अगर आपने अभी तक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जाकर आप ज़रूर ज्वाइन कर लो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है वेदांता। वेदांता ने दोस्तों हाल ही में डिमर्जर किया है और डिमर्जर की एडजस्टमेंट ऑलरेडी कंपनी के स्टॉक में हो चुकी है। बट डिमर्जर के बाद जो 4 न्यू एंटिटीज़ हैं वो जो शेयर्स प्रोवाइड करने वाली थी वेदांता, हर बोल सकते हैं एंटिटीज़ के एक इक्विटी शेयर वेदांता के एक शेयर के बदले, उसकी एक्सपेक्टेड है कि लिस्टिंग आपको कल के दिन देखने को मिल जाएगी आपके डीमैट अकाउंट में। तो जो लोग भी कंफ्यूज हो रहे थे कि उनका नंबर ऑफ एक्स्ट्रा शेयर्स कहाँ गया, तो वो एक्सपेक्टेड है कि कल के दिन मिलता हुआ दिख सकता है। तो अगर आप वेदांता के इन्वेस्टर हैं तो ये सारी चीज़ों पे ज़रूर आपको ध्यान रखना है। बाकी अगर आप इन्वेस्टर नहीं है तो आप इग्नोर कर सकते हैं, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया। बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।